क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कल हमने ना लाइगेंड गेटेड और वोल्टेज गेटेड चैनल की बात की थी। उसमें तो आपको में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि लाइगेंड गेटेड चैनल जो है वो लाइगेंड के बाइंड होने से खुलते हैं। लाइक हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं एसिटाइलकोलिन की, कि जब वो नाव से रिलीज होता है तो मसल की एंड प्लेट पे जब बाइंड होता है तो उससे लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो है सोडियम का इन्फ्लक्स करते हैं। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है उससे आपको? नो बाकियों मैम। को बाकियों को विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है मैम। ओके बेटा, रूसा आप फिर से ज्वाइन कर लो। बाकियों को विजिबल है। अच्छा, तो जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स है, रिमेम्बर कि लाइगेंड गेटेड जो चैनल्स होते हैं, अब यहाँ पे हम ना थोड़ा सा चीजें आगे भी करेंगे क्योंकि आप साथ में मसल भी कर रहे हो, तो वहां पे मैं आपको ऐड करवाऊंगी कि जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं उनसे एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता। ठीक है, उनसे एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता, उनसे लोकल पोटेंशियल जनरेट होते हैं। ठीक है, ये लोकल पोटेंशियल जो है अगर एक्साइटेटरी इन नेचर होते हैं तो हम इनको ईपीएसपीस कहते हैं, और अगर ये इनहिबिटरी इन नेचर्स होते हैं तो हम इनको आईपीएसपीस कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक्साइटेटरी जो पोटेंशियल जनरेट होंगे वो मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करेंगे। वो मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? पॉजिटिव। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी लाए। अब पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है? देखो, सोडियम का इन्फ्लक्स मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करेगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करेगा। जो है क्लोराइड का मेम्ब्रेन को लीव करना, नेगेटिविटी का लीव करना भी मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करेगा। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि पॉजिटिविटी सेल में लाए उसको हम एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर बहुत सिंपल वर्ड में कहें तो इसी को हम जो है वो डिपोलराइजेशन भी कहते हैं। इसी को हम डिपोलराइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब द क्वेश्चन अराइजेस कि लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में फर्क क्या है? अब देखो, लोकल पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी है, लोकल पोटेंशियल इनहिबिटरी भी हो सकता है। इनहिबिटरी का क्या मतलब है? कि अगर मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो, यानी ये कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी कैसे आ सकती है मेम्ब्रेन के अंदर? अगर पॉजिटिविटी लीव करेगी मेम्ब्रेन को तो भी नेगेटिविटी आएगी, और अगर नेगेटिव आयन इनफ्लक्स हो तो भी नेगेटिविटी आएगी। ये बात समझ में आती है? लाइगेंड गेटेड चैनल का रोल समझ में आता है कि वो किस तरह लोकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं। यस मैम। अब अगर आप मुझे बताओ, क्या आईपीएसपी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है? क्या नो आईपीएसपी मैम। कभी नहीं ना। आईपीएसपी हमेशा मेम्ब्रेन को ड्रिफ्ट करेंगे अवे फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब ईपीएसपी जो है इस लेवल पे पहुंचती हैं जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कौन सा पॉइंट होता है ईपीएसपी का? कि जब वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। Once the voltage gated channel open up, then the action potential is generated. Is this clear to everyone? मैम पहले तो यहाँ लाइगेंड गेटेड चैनल थे ना, अब वोल्टेज गेटेड कैसे? हाँ, ये देखो, जो है जब लाइगेंड गेटेड चैनल, देखो एक्शन पोटेंशियल ना खुद से नहीं जनरेट होता। कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल खुद से जनरेट होता है? मैं ये क्वेश्चन आप लोग का वेट कर रही थी, मैंने खुद ही ये बात जो है, देखो एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे खुद से जनरेट होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बाद में डोंट वरी। मुझे बताओ, एक्शन पोटेंशियल कहाँ फिर से जनरेट होता है? खुद से कहाँ जनरेट होता है? सेल्फ एक्साइटेटरी सेल्स हमारे कौन से हैं बॉडी के? दैट इज द पेस मेकर सेल्स ओनली। बाकी जितने भी सेल्स हैं जो एक्साइटेटरी हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए वी नीड सम स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जांपल नर्व की हम बात करें तो नर्व में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? वी नीड द न्यूरोट्रांसमीटर। यस, न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है ना। अब न्यूरोट्रांसमीटर, यस, जब एक्शन देखो,
जब ईपीएसपी जो है थ्रेशोल्ड पे मेम्ब्रेन को पहुंचा देगा, तो उस वक्त क्या होता है, सारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं एंड दैट लीड टू द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यस, कार्डिक साइकिल में, कार्डिक मसल के अंदर वी डू नॉट नीड द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पेस मेकर एक्टिविटी। डू वी नीड द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पेस, ऐसे नोट, वी डू नॉट नीड दैट। नो नो ठीक है, मैम। कार्डिक मसल के अंदर वो खुद सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट नहीं कर रही होती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए यहाँ पर। हम ये बात कर रहे हैं कि लाइगेंड गेटेड चैनल जो है वो लोकल पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और ये लोकल पोटेंशियल जो है वो मैं फिर से बताती हूँ लारा, मैं ये बात कर रही हूँ कि लाइगेंड गेटेड चैनल जो होते हैं, लाइगेंड का मतलब क्या होता है? लाइगेंड का मतलब होता है किसी चीज, कोई फिजिकल चीज जो हमें दिखती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइगेंड गेटेड चैनल का मतलब क्या हुआ, सिंपल लेमन टर्म में मैं समझाऊं कि अगर आप जाके दरवाजा खोलते हो, तो दरवाजा आप जो अपने हाथ से खोलते हो, आपका हाथ क्या है, लाइगेंड है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो इलेक्ट्रिकल गेट्स हैं, और आप अगर उसको बटन से ओपन करते हो, तो वो कौन से गेट्स हो गए, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सो लाइगेंड का क्या मतलब है, कोई चीज आके अटैच होगी तो ही वो दरवाजा खुलेगा। लाइगेंड गेटेड चैनल से लोकल पोटेंशियल जनरेट होते हैं। ये ईपीएसपीज भी हो सकते हैं, ये आईपीएसपीज भी हो सकते हैं। आईपीएसपीज मेम्ब्रेन को जो है अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड लेके जाएंगे, ईपीएसपीज मेम्ब्रेन को टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेके जाएंगे। अगर मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी, एक मेम्ब्रेन रीचेस टू द, अब थ्रेशोल्ड क्या है, फॉर एग्जांपल अगर -90 मिली वोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो अगर ये -65 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा, तो -65 इसका थ्रेशोल्ड है। इस पॉइंट पे क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल सारे ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद once the voltage gated channels they open up, the action potential is generated, and the what is the rule for the action potential, that once it is generated it is always propagated. This rule does not applies to the local potential. Local potential can be inhibitory in nature, can be excitatory in nature. Action potential is always excitatory in nature. It is once generated, it is always propagated. Clear है ये चीज? A stronger stimulus बड़ा action potential नहीं generate करता, ठीक है, वो जाके +30 पे रुक जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस। यस मैम। आप लोग एंड प्लेट, अभी आप लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एंड प्लेट पोटेंशियल पढ़ रहे हो, वो क्या है, लोकल पोटेंशियल है ना। जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एंड प्लेट पोटेंशियल करता है। यस, जो है ना, जो लीकी सोडियम चैनल्स होते हैं ना, जो पेस मेकर एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मेम्ब्रेन की अपनी एबिलिटी है कि वो, उसको कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं चाहिए, उसके अंदर खुद रेस्टलेसनेस है कि वो मेम्ब्रेन को रेस्ट पे नहीं रहने देता, और वो सोडियम का इन्फ्लक्स कराता है लीकी चैनल्स के थ्रू, जिससे कि मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है। अगेन थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? एंड रिमेंबर, द स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस will not increase the amplitude of action potential. Stronger stimulus will increase the frequency of action potential. जोर का स्टिमुलस जो है वो ज्यादा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करता, वो क्या करता है, वो एम्पलीट्यूड सेम रहता है एक्शन पोटेंशियल का, इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, वो मैंने छोटा बन गया मुझसे, बट एम्पलीट्यूड रिमेन द सेम। क्लियर है ये चीज? एनी यस कंफ्यूजन इन दिस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अच्छा, अब मैंने ना कहीं पे एक दफा एमसीक्यूज में ना कहीं एनएमडीए रिसेप्टर्स देखे थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको पता होना चाहिए। एनएमडीए रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये एक एक्सेप्शन होती है यहाँ। तो देखो रिसेप्टर, देखो हमारे पास जो चैनल्स होते हैं ना, यस, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किन फाइबर्स की होती है? माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, ए अल्फा फाइबर्स।
सबसे फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स वही होते हैं। अब हमने हमने ये बात की कि देखो जो चैनल्स हैं, यहाँ तो वो लीकी होंगे जिनके अंदर गेट नहीं होता, जैसे हमने लीकी सोडियम चैनल्स पढ़े हैं या हमने लीकी पोटेशियम चैनल्स पढ़े हैं। यहाँ वोल्टेज गेटेड होंगे या लैगिंग गेटेड होंगे। एक तीसरी क्लासिफिकेशन होती है चैनल्स की, जिनको एनएमडीए कहते हैं। ये मैंने कहीं एक एमसीक्यू में देखा था, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसको नोट कर लो। ये जो है वोल्टेज से भी खुलते हैं और ये लैगिंग से भी खुलते हैं। मीन्स के ये जो है डुअल नेचर के होते हैं। इनके ऊपर वोल्टेज भी काम करता है और इनके ऊपर लैगिन। बस ये याद रख लो कि इनके ऊपर वो ये वोल्टेज गेटेड भी होते हैं और ये लैगिन गेटेड भी होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये एनएमडीए रिसेप्टर्स जो है वो मेमोरी सेल्स के अंदर होते हैं और पेन ट्रांसमिशन में होते हैं। ये मैंने कहीं एमसीक्यू में आया था, कहीं मैंने रीड किया था, तो मुझे यहाँ पे इसका आंसर मिला, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्लियर? और दे आर नॉट द सेलेक्टिव वन, दे आर नॉन सेलेक्टिव कैटायन चैनल्स होते हैं। तो इनसे सोडियम भी आ सकता है, पोटेशियम भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है। तो अब ये कैसे खुलते हैं? या तो इनसे लाइगेंड बाइंड होगा तो भी ये खुलेंगे, और इनसे ये जो है रिसेप्ट लाइगेंड के लिए भी इनके पास रिसेप्टर होता है, और ये जो है वोल्टेज के चेंज होने से भी खुलते हैं। दोनों चीजों से खुल सकते हैं। ईपीएस के मिल के थ्रेशोल्ड रीच, नहीं, लाइगेंड गेटेड से ईपीएस भी जनरेट होता है और वो मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड पे ले जाते हैं, के साथ मिल के नहीं। फर्क, लाइगेंड गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं तो वो ईपीएसपी या आईपीएसपी जनरेट करता है। अगर ईपीएसपी जनरेट करेगा तो वो मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड पे ले जाएगा। देखो सिर्फ याद रखो कि पेन ट्रांस अगर कहीं एमसीक्यू में आता है एनएमडीए रिसेप्टर्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पेन ट्रांसमिशन में और मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है वोल्टेज और लाइगेंड दोनों से ओपन होते हैं। और जो है ये दूसरी तीसरी बात मैंने क्या बताई कि ये जो है नॉन सेलेक्टिव कैटायन चैनल्स होते हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे चलें। यस। अच्छा, अब देखो अक्सर आप लोग को जो कंफ्यूजन होती है हाइपरकेलीमिया से क्या होगा, हाइपोकेलीमिया से क्या होगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब जो भी ये टर्म्स होती हैं, ईमियास की जो टर्म्स होती हैं, हम कहाँ पे लेवल्स मेजर कर रहे होते हैं? हम लेवल्स मेजर कर रहे होते हैं ऑब्वियसली ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, हम ब्लड का सैंपल लेते हैं और हम वहाँ पे कहते हैं हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया। अब हम बात करते हैं हाइपरकेलीमिया की। सबसे पहले हाइपरकेलीमिया का मतलब है ईसीएफ के अंदर पोटेशियम का इंक्रीज हो जाना। ठीक है। अब अगर ईसीएफ के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे हाइपरकेलीमिया की ना दो सिचुएशंस हैं, इसीलिए आपको कहीं एमसीक्यू में कुछ और मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। उन्होंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि एक्यूट हाइपरकेलीमिया की बात कर रहे हैं या क्रॉनिक हाइपरकेलीमिया की बात कर रहे हैं। हम दोनों की बात करेंगे, लेकिन आपने आंसर अगर अगर दोनों ऑप्शंस दिए हुए होंगे तो आपने एक्यूट के हिसाब से उसको आंसर करना है। मैं भी आपको बताती हूँ उसका मतलब क्या। अब अगर एक्यूट हाइपरकेलीमिया मीन सडन हाइपरकेलीमिया डेवलप हो गया, अगर सडन हाइपरकेलीमिया जो है वो डेवलप हो गया, अब रिमेम्बर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर क्या हो रहा होता है? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है। वी नो दैट ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एक्साइटेबल सेल नेगेटिव होता है। और वो नेगेटिव इसलिए होता है कि पोटेशियम जो है वो थ्रू लीकी चैनल्स बाहर जा रहा होता है। हम सबको ये बात पता है, नॉन पोटेंशियल जो है पोटेशियम का उसको फेवर करता है, क्योंकि पोटेशियम आईसीएफ में ज्यादा होता है तो वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है। अब अगर बाहर पोटेशियम के लेवल ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो पोटेशियम सेल से बाहर कम जाएगा। पोटेशियम सेल से, मैंने क्या बोला? पोटेशियम सेल से बाहर कम जाएगा।
जब पोटेशियम सेल से बाहर कम जाएगा तो पोटेशियम अगर सेल में रहेगा तो पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, तो ये सेल को क्या करेगा, पोटेशियम का इफ्लक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इन अक्यूट हाइपरकैलेमिया। तो ये सेल को क्या करेगा, सेल डीपोलराइज को करेगा। एक्साइट करेगा, डिपोलराइज करेगा ना मैम। राइट। तो अक्यूट हाइपरकैलेमिया क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगा और एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाएगा। कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई? Is this clear to everyone? I need that this point should be clear to everyone. In acute hyperkalemia, the efflux of the potassium ions outside the cell decreases and it keeps the membrane depolarized, means के membrane easily जो है excitable हो जाएगी। अच्छा, अब कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी इनएक्टिवेशन गेट की, कि डीपोलराइजेशन जब रीच कर जाती है तो इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाते हैं, और जब तक वो रिपोलराइज नहीं करेंगे, जब तक रिपोलराइजेशन नहीं होगी, इनएक्टिवेशन गेट ओपन नहीं होंगे। वी नो दैट ना? इज दिस क्लियर? यस्टरडे पॉइंट वी हैव डिस्कस। यस मैम, यस मैम। अब अगर यही कंडीशन क्रॉनिक हाइपरकैलेमिया हो जाए तो अब ये क्या करेगी, वो डीपोलराइजेशन क्या करेगी, वो डीपोलराइजेशन एक्चुअली क्या करेगी, इनएक्टिवेशन गेट को क्लोज कर देगी। अब इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गए, अब बताओ सेल एक्साइटेबल होगा कि नॉट एक्साइटेबल होगा? नॉट एक्साइटेबल। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो डिफरेंट एमसीक्यूज के अंदर डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि वो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूट हाइपरकैलेमिया और क्रॉनिक हाइपरकैलेमिया। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि हाइपरकैलेमिया में क्या होता है और लिखा हुआ है इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी, या आपको नीचे हाइपो और हाइपर का ऑप्शन दिया हुआ जाता है, तो आप हाइपरकैलेमिया के साथ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी को ही टिक करना, until and unless के क्रॉनिक जो है उन्होंने स्पेसिफाई किया। तो कि यूजुअली मैंने किसी एमसीक्यू में नहीं देखा किया हुआ, इसलिए कहीं पे कोई आंसर किसी ने टिक किया हुआ है, कहीं पे कोई आंसर टिक किया हुआ है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके, अब हम आ जाते हैं हाइपोकैलेमिया। अब पहला पॉइंट हमें समझ, हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब है, पोटेशियम का ईसीएफ में कम हो जाना। अब अगर ईसीएफ में पोटेशियम कम होगा तो सेल का पोटेशियम भर भर के बाहर जाएगा, क्योंकि उसको मौका मिल जाएगा ना बाहर जाने का, और कि मैं बाहर जाऊं। तो अब वो क्या करेगा, जब पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा होगा, सेल अब मैं हाइपरपोलराइज हो जाएगा। अब हाइपरपोलराइज क्या होगी, हाइपरपोलराइज मेम्ब्रेन को एक्साइटेबल करता है कि अवे फ्रॉम द एक्साइटेबिलिटी करता है? अवे फ्रॉम एक्साइटेबिलिटी तो इट डिक्रीज हो डिक्रीजेस, जाएगा। so it decreases the excitability. So the moral of the story, hyperkalemia increases the excitability. Bracket में क्या है, if the condition is acute, and hypokalemia decreases the excitability. Why? Because it created the hyperpolarization. These 2 points are clear, I hope. Now comes the hypocalcemia and hypercalcemia. अब रिमेम्बर, जो कैल्शियम है ना, उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर रोल है एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। ठीक है, कैल्शियम का रोल क्या है, एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का क्या मतलब होता है, कि वोल्टेज की चेंज को वो इनहिबिट करता है। स्टेबलाइजर हम उसी को बोलते हैं ना, आपके घर में स्टेबलाइजर लगे हुए होते हैं, क्यों लगाते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ मेम्ब्रेन को कम करता है। तो अब मुझे बताओ हाइपर कैल्सीमिया क्या करेगा और हाइपोकैल्सीमिया क्या करेगा? कैल्शियम बढ़ा हुआ है, मेम्ब्रेन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यानी decreases the increase hypercalcemia, increase calcium level will decreases the membrane excitability. एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, and decrease calcium will increase the membrane
एक्साइटेबिलिटी। एंड हाउ इट डस, इसके पीछे एक्साइटेबिलिटी। फिजियोलॉजी, अब इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है कि कैल्शियम जो है वो वोल्टेज गेटेड चैनल का गार्ड है। तो जब कैल्शियम कम हो जाता है तो गार्डिंग कम हो जाती है। तो आप अभी बैठे बैठे हाइपर वेंटिलेट करो, अपने अंदर हाइपोकैल्सीमिया डेवलप कराओ और अपने मसल्स को, फेशियल नर्व को ट्विच करो, अब मैंडिबल के ऊपर करो, तो आपके जो है मसल जो है वो स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन करेंगे। इतना क्विक होता है हाइपोकैल्सीमिया डेवलप। कैसे हाइपरकैलीमिया जो है, हाइपोकैल्सीमिया कैसे डेवलप होता है, जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो फ्री कैल्शियम कम हो जाती है, बाउंड बढ़ जाती है, पीएच चेंज हो जाती है ना, अल्कलाइन पीएच जो है वो हाइपोकैल्सीमिया डेवलप कराती है। इसीलिए आप देखो कि जितने लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं तो आप देखो उनके हाथ पैर अक्सर मुड़ जाते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, पैनिक अटैक तो सबने देखा होगा, आईज रोल अप हो जाती हैं। So that is because ki hyperventilation decreases the carbon dioxide level, increases the blood pH, decreases the free calcium level, and decreases the guarding of the voltage gated sodium channel. In turn, the nerve excitability increases, and muscle, skeleton muscle जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, वो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम पे डिपेंड करता है तो उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन सही रहती है और इजी एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल जो है वो टेटनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, जो कि हमें दिखती है एज अ ट्रॉशो साइन या जोस्टिक साइंस, हम एलिसिट भी करते हैं पेशेंट के अंदर विद द हाइपोकैल्सीमिया। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? फर्क क्या रिपीट कर दूं बेटा? मैम ये जो कैल्शियम का आपने बताया अभी हाइपोकैल्सीमिया वाला। जी, देखो कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया डेवलप कैसे होता है ये बता रही हूँ सिंपल। अगर जैसे हमें डेवलप करना हो, हाइपर वेंटिलेशन increases the pH by decreasing carbon dioxide levels, decreases free calcium in the blood। मतलब कैल्शियम दो फॉर्म में होती है ब्लड में, बाउंड होती है फ्री। तो फ्री जो कैल्शियम जो होती है वो बाउंड ज्यादा हो जाती है, फ्री कैल्शियम जब कम हो जाती है सो गार्डिंग ऑफ द सोडियम चैनल डिक्रीजेस। सोडियम के गार्ड्स हैं बेसिकली कैल्शियम, एंड नाउ एक्साइटेबिलिटी इंक्रीजेस। ये सब एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके, अच्छा अब एक्शन पोटेंशियल की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो, अब ये स्टिमुलस है, आप देखो यहाँ पे आपको सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिख रहे हैं ना। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या कर रहे हैं, लोकल पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। once they reach the threshold once they reach the threshold then the depolarization occur, the action potential is developed, and जीरो से जो ऊपर जाता है this area we call the overshoot। और ओवरशूट की एक लिमिट होती है, इसके बियॉन्ड नहीं जाता ये कभी भी। क्यों नहीं जाता, आपसे एमसीक्यूज में पूछे इसके बियॉन्ड ये क्यों नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिवेशन गेट बंद हो गए, जो कि इनएक्टिवेशन कहाँ थे मैंने बताया था, इनएक्टिवेशन इनसाइड होते हैं। सो जोर का स्टिमुलस वोंट इंक्रीज द हाइट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, इट विल नेवर डू दैट। क्यों, जोर का एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जोर का स्टिमुलस क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देन द डीपोलर। अच्छा अब ये डीपोलराइजेशन ये जो है थ्रेशोल्ड के बाद वाला फिनोमेना है, थ्रेशोल्ड वाला किया हमारे लाइगेंड गेटेड चैनल्स ने, ये किया वोल्टेज गेटेड ने, और ये यूजुअली सोडियम चैनल्स हैं, हम नाव के एक्शन पोटेंशियल की क्योंकि बात कर रहे हैं, और ये क्या है, वोल्टेज गेटेड है। पोटेशियम चैनल्स ये स्लो है। ये दोनों साथ में ही खुलना शुरू करते हैं, लेकिन ये स्लो टू ओपन है, तो ये जब तक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तब ये ओपन होते हैं। उसके बाद क्योंकि ये स्लो टू ओपन है तो ये स्लो टू क्लोज होते हैं, तो इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है। और ये जो मेम्ब्रेन फिर से रेस्टिंग में आती है, यहाँ पे इसका जो रोल है हाइपरपोलराइजेशन को, ये रोल प्ले करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का। क्लियर है? मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है तो हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं।
एनी कंफ्यूजन इन दिस या यू वांट द डिटेल ऑफ दिस? मेरे ख्याल में आप लोगों ने डिस्कस किया है, तो आई थिंक इतना काफी है। एनी क्वेश्चन इन दिस? नो मैम। ओके, दो तीन चीजें जो कभी आपको एमसीक्यू में तंग करें तो ये देख लो। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका एक्शन पोटेंशियल 2 मिली सेकेंड का होता है, उसके कंपैरिजन में स्केलेटल मसल का 5 मिली सेकेंड का, यानी ड्यूरेशन के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल ड्यूरेशन कहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको कंपैरेटिव ड्यूरेशन बता रही हूँ। कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल वी नो हैव अ प्लेटू, इट्स अप टू 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है सबसे फास्टेस्ट जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो मोटर न्यूरॉन्स का होता है, जो ए अल्फा जो है मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका होता है। और फिशोल की हमने बहुत डिटेल में बात कर ली। रिफ्रैक्टिव पीरियड वी हैव डिस्कस यस्टरडे। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन आप लोग ने कर ली है किस दूसरी क्लास में डिस्कस? नो मैम। बेटा हमारी बुक आप छोड़ दो ना बेटा, नहीं किया आप लोग ने बुक? दिस इज कैप्लान की फिजियोलॉजी के लेक्चर्स है, मैं सिर्फ पिक्चर्स दिखाने के लिए बेटा ये जो है बुक यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब देखो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होती है। नार्व से एक्शन पोटेंशियल नार्व टर्मिनल तक पहुंचता है। ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल है ना, तो ये टर्मिनल तक आया, ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया। जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ रीच करता है तो क्या एक्टिविटी होती है? जो ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और इसके सामने जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। अब बीच में गैप है, और इस वाले हम इस गैप को हम, ये जो साइनेप्स होता है, ये साइनेप्स है ना, दो लोग के बीच में बातचीत कर रही है, ये कौन सा साइनेप्स है? ये केमिकल साइनेप्स है। ये कौन सा साइनेप्स है? केमिकल साइनेप्स है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? सो वी नीड द रिलीज ऑफ द केमिकल फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कैसे होगी? जब यहाँ पे वोल्टेज पहुंचा, कैसे पहुंचा? यहाँ एक्शन पोटेंशियल पहुंचा ना, जब यहाँ एक्शन पोटेंशियल पहुंचा तो इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, देखो दिख रहे हैं, ये देखो, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, इस एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पहुंचा तो उससे ये ओपन हो गए, ओपन हो गए, और इन्होंने क्या किया? कैल्शियम का इन्फ्लक्स किया। ये कैल्शियम जो है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के वेजिकल्स पड़े हुए थे, ये कैल्शियम इनके साथ फ्यूज हुआ। ठीक है, और फिर उसने क्या किया? ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस का, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, बगैर एनर्जी के नहीं हो रहा। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स की हेल्प ली, और थ्रू एक्सोसाइटोसिस जो है इन्होंने क्या किया? एसिटाइलकोलिन को यहाँ क्लेफ्ट के अंदर रिलीज कर। ये कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हम नर्व मसल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में। और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं लाइगेंड गेटेड, वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, रिमेंबर एनएमजे पे एन फॉर निकोटीन, एन फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। जिन्होंने इन्हें सभी नहीं पढ़ा, हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं जो कि यहाँ पे लोकल पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ का जो लोकल पोटेंशियल है जो मसल के मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं? एंड प्लेट पोटेंशियल, इसका नाम है एंड प्लेट पोटेंशियल। ठीक, सो ये एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ, ये देखो, ये एसिटाइल कोलिन में अंदर डाल दिया इसको। एसिटाइल कोलिन जो है, ये देखो लाइगेंड, इसने क्या किया? इन लाइगेंड गेटेड चैनल के बाहर ये उप लगा और इनको ओपन किया, जिससे यहाँ से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। और जब ये मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई तो यहाँ पे इस इधर इस एरिया में ना वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं होते, जो कि इसके साथ कनेक्टेड होती, इस एरिया में नहीं होते वोल्टेज गेटेड चैनल, लेकिन इसके बराबर में यहाँ सारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। तो जैसे ही ये मेम्ब्रेन यहाँ लोकल पोटेंशियल रीच करता है तो यहाँ सारे के सारे टक 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 करके वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो मसल में पहुंच जाता है। और मसल में अंदर कैसे जाता है? मसल्स की टी ट्यूब्यूल्स होती हैं,
सेल मेम्ब्रेन्स की इन्वेजिनेशंस होती हैं, जिससे वो पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल जो है इन्वेजिनेट करता है, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल फास्टली कंडक्ट हो जाता है इनटू द मसल। क्लियर है ये चीज? जो माइस्थीनिया ग्रेविस होती है वो कहाँ का मसला है? माइस्थीनिया ग्रेविस यहाँ का मसला है कि इस एसिटाइलकोलिन के कॉम्पिटेटिव एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ऑटोइम्यून डिजीज है ना, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इसके साथ कंपटीशन करती हैं और इसको बाइंड नहीं होने देती, तो जिसकी वजह से वो बाइंड हो जाती हैं, तो और लेकिन वो यूजलेस होती हैं, वो बाइंड होके इस इन वोल्टेज गेट इन लैगिन गेटेड चैनल्स को ओपन नहीं होने देती। तो हम क्या करते हैं, हम क्या मेडिसिन यूज करते हैं, हम यहाँ पे एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर। एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज होता है जो क्या करता है, इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है और फिर ये जो कोलिन होता है एसिटाइल को वापस से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चला जाता है फॉर रीसिंथेसिस। ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम क्या देते हैं, जब हमें माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करना होता है तो हम एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की लाइफ बढ़ जाती है। और क्योंकि कंपटीशन है ना इनहिबिशन में, तो जब उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो ज्यादा देर तक रहता है, तो वो कंपटीशन जीत जाता है और वो जो है मसल की जो लाइगेन वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, सॉरी लाइगेन गेटेड चैनल्स है, उनको ओपन अप कर सकता है। सो दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत सारी डिजीज है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में इन चैनल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, कैल्शियम। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, और क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है। वो क्या करता है, वो रिलीज नहीं करने देता न्यूरोट्रांसमिशन को, पैरालिसिस कर देता है। क्लियर है ये चीज? इज दिस क्लियर? यस मैम। अच्छा जी, अब सिनेप्सिस की हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली। मैं और चीज़ ऐड करता हूँ। अब हम मसल पे मसल कर ले हम, देखिए हम